एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। यूपी के जनपद रामपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष के नामांकन के लिए आज यहां प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको बता दें, बीजेपी, सपा और निर्दलीय प्रत्याशियों ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद की दावेदारी के लिए नामांकन किया और इस नामांकन में बीजेपी कैबिनेट मंत्री पंचायती राज उत्तर प्रदेश भूपेंद्र सिंह पहुंचे, तो वहीं सपा प्रत्याशी के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी रामपुर पहुंचे। रामपुर आया है। रामपुर में समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं जिला पंचायत अध्यक्ष की, उनका नामांकन था। उसी नामांकन में मैं हिस्सा लेने के लिए आया था। उत्तर प्रदेश के बारे में क्या कहेंगे? और मैं ही नहीं आया था, हमारे वरिष्ठ विधायक कानपुर के विधायक अमिताभ वाजपेयी जी मेरे साथ आए हैं और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने के निर्देश पर हम लोग यहाँ पर आए। उत्तर प्रदेश के बारे में आप क्या कहेंगे कि भाजपा जो है जिला पंचायत अध्यक्षों पर दबाव बना के सदस्यों पे वोट लेने की बात कर रही है? आज सामने देखिए, जो अखबारों ने लिखा, जो आप लोगों ने चैनल के माध्यम से, जो लोग फेसबुक पर, यूट्यूब के माध्यम से जो पत्रकार चलाते हैं या फेसबुक के माध्यम से जो आप लोगों ने दिखाया, अखबारों ने लिखा, इससे साफ हो गया कि पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत के सदस्य सबसे भारी संख्या में जीते हैं। और हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा के पलवल में बच्चों के सर्वांगीण विकास से ही स्वस्थ समाज का सपना साकार होगा, यह विचार बाल कल्याण परिषद के मानव महासचिव प्रवीण अत्री ने दिया। बच्चों को सेफ्टी किट वितरित की गई और ऐसे में इस दौरान ये चीजें व्यक्त की। दरअसल संकट की स्थिति में बच्चों के कल्याण के लिए बाल कल्याण परिषद पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है और इस संकट की स्थिति के दौरान सलम बस्तियों में करीब 5000 बच्चों को सेफ्टी किट वितरित की गई और महामारी से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि परिषद का उद्देश्य बाल कल्याण के कार्य और गतिविधियों को प्रदेश के हर उस बच्चे तक पहुंचाना है जिसमें प्रतिभा है। मानद महासचिव ने यहाँ ये भी कहा कि जल्द ही बाल कल्याण परिषद महिलाओं को ये सुविधाएं भी पहुंचाई जाएंगी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल केंद्र शुरू किया जाएगा ताकि घरों में रहने वाली महिलाओं को ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बनाया जा सके। मैंने बाल भवन का दौरा किया। बाल भवन में जो कोरोना से पहले गतिविधियां चल रही थी उनके बारे में संज्ञान लिया। जैसे हमारे कंप्यूटर सेंटर चल रहे थे, ब्यूटिशियन सेंटर चल रहे थे, सिलाई कढ़ाई के सेंटर चल रहे थे, उनका सबका निरीक्षण करने के बाद फिर मैं सिविल हॉस्पिटल गया। सिविल हॉस्पिटल पे जो हमारे क्रचेज थी उसका निरीक्षण किया। फिर मैंने एक उद्घाटन किया मशीन का और उसके बाद पूरे सिविल हॉस्पिटल में जो अपने कोरोना काल में हमारे जो DCW हैं सुरेखा जी, उन्होंने बताया कि कोरोना काल में उन्होंने पूरा खाने का प्रबंध किया। फिर मैं DC साहब से मिला। DC साहब से मिलने के बाद DC साहब ने हमारे DCW का बड़ा बधाई पत्र काम बताया कि कोरोना काल में इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। और ट्विटर ने कल केंद्रीय IT मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट 1 घंटे के बंद करने के मामले में भले ही सफाई दी हो, लेकिन अब इस मामले में एक बार फिर से जंग छिड़ गई है। सरकार और ट्विटर के बीच जारी तकरार पर साइबर एक्सपर्ट का क्या कुछ कहना है, तो इस बीच उन्होंने साफ तौर पर कहा, आइए दिखाते हैं। कहीं ना कहीं इन बिग टेक कंपनीज को लगने लग गया है कि वो जो करना चाहें वो करेंगी और कोई कानून उनको रोक नहीं सकता। ट्विटर कुछ इसी का एक उदाहरण है। ये वो कंपनी है जिसने अमेरिका के एक सिटिंग राष्ट्रपति के अकाउंट को डिलीट कर दिया, सस्पेंड कर दिया और वो एक संदेश देना चाहती है कि हम किसी भी राजनेता के अकाउंट को, ट्वीट को सस्पेंड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तभी जब इन्होंने रविशंकर प्रसाद जी के इस ट्वीट अकाउंट को एक्सेस को ब्लॉक कर दिया लगभग 1 घंटे के लिए, तो एक्सक्यूज दिया गया कि कहीं ना कहीं उल्लंघन हुआ डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का, जो कि एक अमेरिका का कानून है। बिना किसी नोटिस दिए हुए अपनी मनमर्जी से एक तरफा आप लोगों ने निर्णय लिया। चलिए, निर्णय ले लिया तो 1 घंटे में क्या आसमान गिराया कि आपने तुरंत उस अकाउंट को पुनः से वापस रिस्टोर कर दिया। कहीं ना कहीं ये शो करता है कि ये केवल एक अमेरिकी कानून के अधीन कोई अकाउंट को ब्लॉक करने की बात नहीं थी, ये कोई आप मैसेज देने का प्रयास कर रहे थे। वो मैसेज ये था कि हम लोग बहुत शक्तिशाली हैं, हमारी जो यूजर बेस है वो बहुत पावरफुल है और इसलिए हम जो करना चाहें वो करेंगे। जहां जरूरत होगी हम कहेंगे कि हम अमेरिकी कंपनी हैं, अमेरिकी कानून के अधीन चलते हैं और जहां जरूरत होगी तो हम कुछ ना कुछ आपका थोड़ा बहुत कानून मान भी लेंगे।
तो ये आज वर्तमान स्थिति है और दायित्व अब सरकार के ऊपर है कि वो क्या करना चाहती है इन परिस्थिति में। उधर जम्मू कश्मीर की बात करें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल होने का यहां दावा किया। तो यहां जम्मू में मीडिया से मुखातिब भी हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कौन क्या कह रहा है, अंदर मीटिंग के दौरान क्या हुआ, इन सब बातों को उन्हीं पर छोड़ देते हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी के अलाकमान प्रदेश के संवेदनशील मुद्दों को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल हुए। अब मैं किसी इंडिविजुअल को लेकर तो कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि ये हाईएस्ट लेवल पर मीटिंग थी। उसके बारे में किसने क्या कहा मुनासिब नहीं हमारे लिए। अब अंदर किसने क्या कहा, बाहर कौन क्या कह रहे हैं, वो उनके मॉरल पर छोड़ देते हैं। मैं अपनी कांग्रेस पार्टी की बात करूं, मुझे इस बात का फ़ख्र है कि हमने जमहूरी तरीके से इनविटेशन मिलने के बाद तमाम रैंक एंड फाइल को ऑन बोर्ड लेते हुए नेशनल लीडरशिप ने इस सेंसिटिव मामले को लेकर इसमें डेलिब्रेशन किया और डेलिब्रेशन के बाद पार्टिसिपेशन का फैसला भी हुआ और बिना एजेंडे वाली मीटिंग के लिए एक इंटरनल कांग्रेस पार्टी ने जो मिनिमम हो सकता था वो एक लाइन ऑफ एक्शन भी तैयार किया। वही वजह रहा कि जब अंदर गवर्नमेंट साइड से कोई एजेंडा नहीं बताया गया और फाइनली कांग्रेस को ही पहले बोलने का एक मौका मिला, तो मुझे खुशी है कि जिस तरह से कांग्रेस ने वहाँ पर पिछले 5 अगस्त 2019 से लेकर आज तक जो मोदी सरकार ने यूनिलेटरल डिसीजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल हो, डेवलपमेंटल हो, जम्मू कश्मीर के किसी भी बारे में जो फैसले लिए हैं वो यूनिलेटरल, और उसके इम्प्लीकेशंस हमारे लोगों को किस तरह से भुगतना पड़ा, किन तकलीफ़ों में से जूझना पड़ा, वो चाहे ट्रेडर्स हो, वो चाहे स्टूडेंट्स हो, किड्स हो, मतलब माइंस में इफ़ेक्ट करने वाले लोग हो, रोड सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, ये सारा माशरा है और उनका कमर तोड़ सिचुएशन मोदी सरकार के यूनिट। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने सीएम ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि बंगाल में फर्जी सरकार चल रही है, यहां वैक्सीन में घोटाला हो रहा है। और उन्होंने इस बीच क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। जब सरकारी फेक चलेगा तो वहाँ सारा कुछ फेक ही होगा। इतना बड़ा घटना हो गया, लोगों को जान को लेकर के जिस प्रकार खिलवाड़ हो रहा है, ये किसी देश में नहीं हुआ है और आज भी हो रहा है। सरकार इसको दबाने का प्रयास कर रही है और मुझे लगता है कि सिलीगुड़ी क्षेत्र में भी इस प्रकार काम चल रहा है। पूरा बंगाल में इस प्रकार धोखाबाजी चल रहा है। हर चीज को लेकर के सरकार की कोई भी योजनाओं का लाभ लेना है, आपको पैसा देना पड़ता है बाद में। तो ये इससे निजात पाने के लिए लोगों को लड़ाई करना पड़ेगा और सरकार, मैंने इसीलिए सीबीआई का इंक्वायरी दावा किया है, क्योंकि बिना सीबीआई का इसका सच्चाई सामने नहीं आएगी। यहां चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद जिलाध्यक्ष पद मुक्त हो गए हैं। पार्टी नाराज है, कैसे चुनाव में सपा से चुने गए जिला पंचायत सदस्यों के यहां हार मिली, वो वहीं जिले के हैं और बीजेपी निर्विरोध जीती है। सिर्फ नेतृत्व की पार्टी की बात करें तो खराब प्रदर्शन से नाराज था। हटाए गए जिलाध्यक्षों में गोरखपुर और भदोई के अध्यक्ष भी शामिल हैं। आपको बताते चले कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर, झांसी, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, मऊ, बलरामपुर, श्रावस्ती, भदोई, गोंडा और ललितपुर जिलाध्यक्षों को तत्काल प्रभाव से पद से हटाने का आदेश जारी किया है। हटाने का आधिकारिक आदेश भी सपा ने अब जारी कर दिया है। और वहीं यूपी के संभल की बात करें तो एक बार फिर से बीजेपी विधायक अजीत यादव ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायक का यहां ये कहना है कि करोड़ों रुपए के अवैध जमीन पट्टों में बहुत बड़ा घोटाला हुआ और इस बार उन्होंने संभल एडीएम को अपने निशाने पर लिया है। आरोप लगाए, क्या है पूरा? ये जो है हमारे गुन्नौर क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे जनपद के अंदर जो राजस्व विभाग में असंक्रमणी भूमि थी, जो ढाका की, रेता की, एक तो पट्टे अवैध रूप से काट दिए गए और पट्टे अवैध रूप से काटने के बावजूद उनको जो है जो श्रेणी जो है चेंज नहीं हो सकती थी, उसके पट्टे काट दिए और फिर उसके बाद में उसको जो है उस भूमि को संक्रमणी कर दिया गया और उसमें जो है जांच भी हुई और जांच को जो है यहाँ के जो एडीएम है उन्होंने जांच में लीपापोती कर दी और इसमें बहुत बड़े स्तर पर
पैसा लिया गया, जिसके कारण जो भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, किसान आदमी अगर अपनी दाखिल खारिज कराने भी जाता है तो बिना पैसों के नहीं होती। 2 प्रकरण मेरे सामने आया है, उनमें जितनों के नाम आए हैं आप लोगों को मालूम होगा कि गुन्नौर में हमने पहले भी कार्रवाइयाँ की है और जो एसडीएम की बात कर रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है पहले। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा कोई मेजर शिकायतें हैं, कोई स्पेसिफिक शिकायत भी नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन उसको राजस्व प्रशासन को दुरुस्त करने के लिए हमने एक नया एसडीएम भी वहाँ भिजवाया है जो उसे चेक करेंगे। और अगर कोई भी स्पेसिफिक शिकायत प्राप्त होगी तो पहले भी सज़ा मिली है, आगे भी इसको लेकर कार्रवाई होगी और सज़ा मिलेगी। जो उन्होंने शिकायती पत्र दिया, क्या उस पर जांच की जा रही है सर? उसमें कुछ कमेटी गठित की गई है? बिल्कुल, उस पर जाँच की जा रही है और उस पर कार्रवाई भी। और यूपी की बात कर रहे थे तो यहाँ लखीमपुर खीरी की बात कर लेते हैं, जहां जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में एक संपत्ति विवाद को लेकर विवाद में भतीजों ने सखे चाचा पर पहले तेजाब डाला और फिर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। मौके से फरार भी हो गए। दरअसल पूरा मामला है क्या, आइए बताते हैं। लखीमपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के हिदायत नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। संपत्ति विवाद के चलते 2 सगे भतीजों ने अपने 2 अन्य दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही चाचा पर वार कर दिया और दोस्त को आग के हवाले कर दिया। तो बताया जा रहा है कि चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग वहां मौके पर मौजूद हुए और लोगों ने गंभीर रूप से घायल दोनों को आनंद फानंद में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। तो यहाँ इस मामले में पुलिस को सूचना दे दी गई है और जिसके बाद पुलिस चोरों और लड़कों की तलाश में जुट चुकी है। मेरी मम्मी को मार रहे थे। कौन मार रहा था? सुहेल और ओम और अभिषेक, रितेश। जब बिठाने के लिए आए तो अंदर से जो पेट्रोल निकाल के 2 लीटर का चुपिया पड़ी है मेरे ऊपर डाल दिए और जो संग में दूध लेके आया था उसको भी डाल दिए और डाल के, और जो दूसरे जो 2 लोग थे उन्होंने कहा माची लगा दो तुरंत। उन्होंने माची लगा दिया और इसी तरीके से हम लोग जल गए पूरा। वो लखनऊ चला गया है। इसमें आपका भतीजा भी, कोई सगा भतीजा भी था? जी। कौन कौन थे? ओम सिंह और सुनील सिंह। क्या वजह क्या है, इसके पीछे क्या कारण है? वजह बस यही है कि वो यहाँ आके अयाशी करना चाहता है और हर वक्त तो तमंचा। और यूपी के रामपुर की बात कर लेते हैं, जहां जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल यहां पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के अपराधी की लाखों की संपत्ति को जब्त कर लिया है। गैंगस्टर एक्ट के अपराधी ने यहां संपत्ति अपराध के जरिए अर्जित की थी, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बताते चले कि गैंगस्टर एक्ट का अपराधी नब्बू उर्फ नायब को 2 मंजिला मकान था और जिसको पुलिस ने जब्त कर लिया है और यहाँ खाली एक प्लॉट भी है, उसको भी जब्त कर लिया गया है। कार्रवाई के दौरान यहाँ बता दें आपको कि सीओ ने लाखों की संपत्ति जब्त की है। तहसीलदार सहित पुलिस के आला अधिकारी उस दौरान मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको ये भी बताते चले कि सीओ धर्म सिंह मार्शल ने इस मामले में बताया कि उसके खिलाफ 22 मुकदमे फिलहाल दर्ज थे और यहाँ लाखों की जो संपत्ति है वो इसी दौरान जब्त की गई है। पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब के संगरूर में महज शराब की आधी बोतल को बदलने के लिए नौजवानों ने यहां शराब के ठेके पर बैठे कारिंदे और ठेका मालिकों के साथ मारपीट की। वहीं 3.5 लाख कैश छीनने के साथ 2 गाड़ियों और इस दौरान जलाकर राख कर दिया गया। दरअसल संगरूर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां आधी बोतल खरीदी गई लेकिन उसकी सील की प्रॉब्लम की वजह से युवक उसे बदलने के लिए वापस दुकान पर आया और झगड़ा करने लगा और झगड़ा इतना बढ़ गया कि नौजवानों ने ठेके पर बैठे कारिंदे और ठेका मालिकों के साथ मारपीट की। वहीं 3.5 लाख कैश छीनने के साथ 2 गाड़ियों को जलाकर राख भी कर दिया गया। बहरहाल आपको ये भी बता दें कि इस मामले में आगे क्या सामने आया। तो यहाँ 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो यहाँ हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा में पलवल के कैंप थाना क्षेत्र में दोस्त द्वारा शराब पिलाकर युवक की हत्या करने का पूरा मामला सामने आया। पुलिस के अनुसार यहाँ मृतक के शरीर पर चोटों के निशान है। पुलिस ने एक नामजद समेत 3 पर केस दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार गांव चिरावटा निवासी योगेश ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई और बताया कि यहाँ उसके भाई पर ललित गुरुवार देर शाम को किसी काम के लिए गया था। तो यहाँ बताया जा रहा है कि किसी काम से वह अपने दोस्त के साथ गया था लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटा और इसके बाद उसकी तलाशी की गई, लेकिन यहाँ गांव के रहना मोड़ पर ललित का शव पड़ा मिला। किसी व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी और यहाँ मामले में पता चला है कि गांव निवासी चंद्र और उसके 2 अन्य साथी उसके साथ हैं। आरोप इस मामले में यह है कि चंद्र ने साथियों के साथ शराब पिलाकर उसकी हत्या की और यह भी बताया जा रहा है कि दोस्त ने ही दोस्त की हत्या कर दी।
रात को तो बीती रात को राउट आता ललित नौका मरता और ये कुशलीपुर के उर्रा गाना भी ये मरता अवस्था में मेरे परिवार वालों को जिन परिवार वालों ने 2-3 गाँव के आदमियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया जिनमें लोग मेरे लड़के को मारा। तो सर मामला क्या था और कौन कौन वो लड़के हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज कराया? ये रिलायंस कंपनी अमोल ऑटोमोटिव वहाँ काम करती थी जी। उनका आरोप है कि दिन में शराब पी रहे थे और हमारा बच्चा इन्होंने मारा। तो कुछ सर पुरानी रंजिश चल रही थी इस मामले में? पुरानी रंजिश शराब पी बता रहे हैं। अच्छा, तो सर कौन कौन सी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया? 302 34 आईपीसी का मामला दर्ज कर दिया। पोस्टमार्टम किया गया तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो भी अभी फैसला करनी है उसके बाद जो और गुजरात के वडोदरा में एक महिला ने अपने पति समेत परिवार के अन्य जनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पूरे मामले पर पुलिस अधिकारी का यहां ये कहना है कि महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति समेत अन्य जनों ने उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए टॉर्चर किया। तो यहां उसके साथ मारपीट भी की गई है। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।